सरदार बहादुर करतार सिंह, डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब, सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के पुराने मित्र थे। जिन दिनों सरदार बहादुर जी लायलपुर में प्रोफेसर थे, तब आपकी नेकी व ऊंची रहनी से प्रभावित होकर सरदार करतार सिंह ब्यास आए। हुजूर बड़े महाराज जी का सत्संग सुना और नाम ले गए। सरदार बहादुर जी महाराज ने कभी आपसे संतमत की चर्चा तक नहीं की थी। करतार सिंह जी ने भी आपसे बात ना की, चुपचाप ब्यास आए, दर्शन किए और नाम ले गए। वह सरदार बहादुर जी महाराज का जिक्र करते हुए कहते थे, जिंदगी में मैं सिर्फ दो ही लोगों को बहुत प्यार करता हूं और सिर्फ इन्हीं दो से डरता हूं। एक तो हैं मेरी माताजी और दूसरे हैं मेरे मित्र सरदार बहादुर जगत सिंह। जब सरदार बहादुर जी महाराज डेरे आए और गुरुगद्दी पर विराजमान हुए, तो सरदार करतार सिंह जी ने पंडित लालचंद जी को एक पत्र में लिखा, हुजूर महाराज जी के चले जाने का मुझे जो सदमा पहुंचा, उसका तो बयान ही नहीं कर सकता। पर साथ ही सरदार बहादुर जी के गद्दीनशीन होने से यह दुख भी है कि मैंने इतना प्रिय तथा नजदीकी मित्र खो दिया है, क्योंकि अब वह मेरे सतगुरु बन गए हैं। कई पुराने सत्संगी, जिन्हें अपने प्यारे सतगुरु के ज्योति ज्योत समाने का गहरा सदमा पहुंचा था, वे डेरे आने में पहले जैसी खुशी महसूस नहीं करते थे। जब वे डेरे आए तो उन्हें सत्संग में सरदार बहादुर जी महाराज की जगह हुजूर बड़े महाराज जी के दर्शन हुए। संगत को आपने वही प्यार और सहारा बख्शा जो एक समय उन्हें महाराज सावन सिंह जी से प्राप्त होता था। कुछ ही महीनों में संगत आपके चरणों में उसी तरह आने लगी जैसे हुजूर महाराज जी के वक्त आया करती थी। संगत आपको हुजूर महाराज जी का ही रूप मानने लगी। सरदार बहादुर जी ने 30 दिसंबर 1948 को नामदान की बख्शिश शुरू की। इस प्रसंग में एक घटना का यहां उल्लेख किया जा रहा है। डॉक्टर कुमारी सिन्हा और उनके भाई दिसंबर 1946 में पहली बार डेरे आए, हुजूर महाराज सावन सिंह जी के दर्शन किए और सत्संग सुना। इसके बाद वह 1947 में भी आती रहीं। आखिर एक दिन हुजूर महाराज जी से वक्त लिया और नामदान के लिए प्रार्थना की। हुजूर उन दिनों बीमार थे और नामदान बंद कर दिया था। हुजूर ने फरमाया, इस वक्त तो नामदान बंद है, जब अच्छा हो जाऊंगा और नाम देना शुरू करूंगा तो सबसे पहले आपको दूंगा। कुमारी सिन्हा उसके बाद 2-3 बार नामदान की आशा में डेरे आईं, परंतु हुजूर की तबीयत में सुधार ना हुआ और अंत में 2 अप्रैल 1948 को हुजूर धुरधाम से धार गए। कुमारी सिन्हा को बड़ा दुख हुआ और साथ ही मन में यह विचार आता रहा कि नाम देने का वचन कैसे अधूरा रह गया। दिसंबर 1948 में कुमारी सिन्हा अपने भाई तथा दूसरे साथियों के साथ डेरे आईं। दिल में नाम ना मिलने के खेद के साथ संत वचन पूरे ना होने की बात खटकती रहती थी। किसी से कुछ कहती भी नहीं थी और ना अपनी निराशा और उदासी में से निकल पाती थी। 29 दिसंबर 1948 को बाबा जी महाराज के भंडारे का सत्संग हुआ। 30 दिसंबर 1948 की शाम को सरदार बहादुर जी महाराज ने कुमारी सिन्हा और उनके भाई को बुलाया और उन्हें नाम दिया। कुमारी सिन्हा के साथ 4 और लोगों को नाम बख्शा। श्री कुमुद कुमार घोष, कुमारी सिन्हा के चचेरे भाई, कुमारी विद्यावती, मुजफ्फरपुर, कप्तान रघुनाथ सिंह तथा उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता। इनको नाम की बख्शिश करने के बाद दूसरे दिन सुबह से सरदार बहादुर जी महाराज ने संगत में नाम की बख्शिश शुरू की। इस प्रकार डॉक्टर कुमारी सिन्हा को सबसे पहले नाम देने का हुजूर बड़े महाराज जी का वचन पूरा हुआ। यहां सरदार बहादुर जी महाराज द्वारा पानीपत की संगत को लिखा गया एक पत्र दिया जा रहा है, जो आपके प्रेम, वाणी की मिठास और नम्रता का उदाहरण है तथा
जिसमें आपने नामदान के बारे में भी जिक्र किया है। प्यारे हुजूर महाराज जी की साजी वाजी हुई मेरी प्यारी और सत्कार योग साध संगत राधा स्वामी, प्रेम पत्र आपका मिला। पढ़कर समाचार मालूम हुए। आपने कई बार सत्संग में श्री हुजूर महाराज जी के पवित्र मुखारविंद से सुना होगा, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। सो भाइयों, अगर कोई पापी और गुनहगार है तो यह दास है, क्योंकि वाणी कहती है, जिस प्यारे स्यो ने तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसारता कै पाछे जीवना। पर हुजूर फरमाया करते थे कि संतमत में बड़ाई हुक्म मानने में है। मेरी ताकत नहीं कि मैं उनका हुक्म मान सकूं। यह उनकी अपनी दया है कि अपना हुक्म मनवा लें। पर जो नाम के बारे में आपने सवाल मुझसे पूछा है, मैं आपको क्या अर्ज करूं। हुजूर महाराज जी का अपना वचन आपको लिखता हूं। 10 जुलाई 1944 के दिन पाठी ने अर्ज की, सच्चे पातशाह, बाबा गरीबदास जी के वचनों में लिखा है कि जब तक किसी की पहुंच पार ब्रह्म में ना हो, उसे किसी को नाम नहीं देना चाहिए। श्री हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, असल में तो नाम सचखंड पहुंचकर देना चाहिए, और वह भी तभी जब सतगुरु हुक्म दें। सतगुरु के हुक्म के बिना जीवों का बोझ उठाना कोई सरल काम नहीं है। मैं भी जिनको नाम देता हूं, बाबा जी महाराज के हवाले कर देता हूं। अब जब परम संत सतगुरु हुजूर महाराज जी आप यह फरमा गए हैं, तो आगे साध संगत खुद सोच विचार कर ले। मैंने भी 9 महीने तक नाम नहीं दिया। हालांकि हुजूर महाराज खुद देह में बैठकर अपने मुखारविंद से फरमा गए, बल्कि लिखकर भी छोड़ गए। मेरे 9 महीने नाम ना देने के कारण के बारे में ना पूछो। और यह डेरा हमारा काबा है। हुजूर बाबा जी महाराज तथा हुजूर महाराज जी ने इस पवित्र स्थान पर बैठकर 60-65 साल भजन किया है और जीवों को नाम बख्शा है। और जो सेवा साध संगत की मेरे जिम्मे कर गए हैं, जितने समय कराएंगे उनकी दया से करूंगा। जब बुलाएंगे उठकर चल दूंगा। कल्ले आवे नानका सद्दे उठ जाहे। और घबराने की जरूरत नहीं। जो सतगुरु हमें पाकिस्तान की जलती आग में से निकाल कर लाए, हमारी खातिर अपनी कुर्बानी दे गए, वह हर वक्त संभाल कर रहे हैं। जन्म मरण दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए, जीय दान दे पगती लायन, हर स्यो लैन मिलाए। भजन सिमरन में नागा ना हो। आप दुनिया के रंग उतरते तो अपनी आंखों से देख ही रहे हो, और अभी आगे का क्या पता है। जो भजन सिमरन हम करते हैं उसे ही साथ जाना है। और तो क्या, यह शरीर जिसे हम दिन रात पालते हैं, इसे भी यहीं रह जाना है। हमारा यहां कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 चीजें अपनी हैं, एक सतगुरु, दूसरा नाम। इन दोनों के साथ हमारा प्यार नहीं है। मन लगे चाहे ना लगे, आप अपना वक्त बिना नागा दें। भजन के समय मन को रोककर महाराज जी के स्वरूप को अपने मस्तक में स्थिर करने का प्रयत्न रोज रोज करें। धीरे धीरे मन मान जाएगा। यह जल्दी का काम नहीं, इसमें बरसों की मेहनत की जरूरत है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के जाने के बाद एक बार राय बहादुर शंकर दास की धर्मपत्नी डेरे आईं और सरदार बहादुर जी महाराज के पास गईं, तो अपने आप को संभाल ना सकीं और हुजूर को याद करके रोने लगीं। सरदार बहादुर जी ने कहा, बीबी जी, आपने तो रोकर जी हल्का कर लिया, लेकिन मुझे तो इसकी भी इजाजत नहीं है। गद्दी नशीनी के बाद सरदार बहादुर महाराज जी की दिनचर्या ही बदल गई। डेरे का कार्य, लोगों से मुलाकात, सेवा, सत्संग, नामदान आदि में
पूरा दिन लगे रहते थे। सेहत अच्छी ना होते हुए भी दिन भर कार्य में व्यस्त रहते। नामदान में तो कभी कभी रात के 3 बज जाते। शाम के खाने की छुट्टी हो जाती। इतनी रात को नामदान का काम पूरा करके जब अपने कमरे में आते तो भजन में बैठ जाते। दूसरे दिन सुबह से फिर वही कार्यक्रम शुरू हो जाता। जीवन में आपका एकमात्र लक्ष्य भजन सिमरन और अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करना था। संसार के हर कार्य में आपने अपने संत सतगुरु को प्रमुख रखा और एक आदर्श सत्संगी के रूप में अपना फर्ज निभाया। हर कार्य में सतगुरु को मुख्य रखा। परमार्थ या संसार के हर कार्य को अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्ति के उद्देश्य से किया। सतगुरु के रूप में अपार रूहानी सामर्थ्य के स्वामी होते हुए भी हमेशा नम्र और विनयशील रहे। संतमत के जिन आदर्शों की शिक्षा दी उन पर खुद अमल करके एक मिसाल पेश की। कई बार अपने पास आने वाले सत्संगियों से आप फरमाते कि जब डेरे में आओ तो अपनी आंखों पर खोपे बांध कर आओ, यानी चमड़े के बने वो चौकोर टुकड़े जो घोड़े की आंख पर लगाए जाते हैं ताकि वे सीधा सामने की ओर देखें, इधर उधर ना देख सकें। अर्थात अपनी नजर, अपना ख्याल केवल सतगुरु की ओर रहे और मन में उन्हीं की आस लगी रहे। बाकी दुनिया, दुनियादारी और सत्संगियों की ओर ख्याल ना जाने दिया जाए। सरदार बहादुर महाराज जी का जीवन बहुत सादगीपूर्ण था। लिबास भी सादा था और गिनती के कपड़े रखते थे। केवल 2 या 3 कुर्ते और पाजामे रखते थे। एक बार बीबी रली ने 4 जोड़ी और सिलवाना चाहा तो आपने कहा, बीबी इतने कपड़ों का क्या करना है? एक बार सरदार चरण सिंह जी आपके लिए 6 रुमाल लाए। बीबी रली ने सरदार बहादुर जी महाराज से अर्ज की, महाराज जी, काका आपके लिए रुमाल लाए हैं। आपने कहा, मेरे पास 2 रुमाल हैं, एक जेब में है, दूसरा धुलकर सूख रहा है। जब यह रुमाल धुलने जाएगा तो दूसरा जेब में होगा। बाकी रुमालों का मैं क्या करूंगा? परंतु आप सरदार चरण सिंह जी को बहुत प्यार करते थे। पंडित लालचंद जी सुनाते हैं कि जब कभी सरदार बहादुर जी उनका जिक्र करते तो फरमाते, चरण की क्या बात है, वह तो शहंशाह है। एक बार सरदार चरण सिंह जी कश्मीर गए। वहां से वह सरदार बहादुर महाराज जी के लिए एक पश्मीने का शाल लाए। उन्होंने बीबी रली से कहलवाया कि वह सरदार बहादुर जी के लिए शाल लाए हैं। सत्संग का वक्त था। सरदार बहादुर जी महाराज नीचे आए। बीबी रली ने कहा कि सरदार चरण सिंह जी हुजूर के लिए शाल लाए हैं। इस पर सरदार बहादुर जी ने कहा, शाल तो मेरे पास है, 2 शाल का क्या करूंगा? महाराज चरण सिंह जी कुछ न बोले, शाल हाथ में लिए खड़े रहे। सरदार बहादुर जी 1 मिनट ठहरकर मुस्कुराए, अपना शाल उतारकर सरदार चरण सिंह जी के कंधों पर डाल दिया और उनका लाया हुआ शाल ओढ़कर सत्संग चले गए। सरदार बहादुर जी महाराज गद्दी नशीनी के बाद भी काफी समय तक अपने कमरों में ही रहते थे। संगत तथा पुराने सत्संगियों के बहुत कहने पर भी आपने हुजूर बड़े महाराज जी की कोठी में जाकर रहना स्वीकार नहीं किया। हुजूर महाराज जी के बड़े सुपुत्र सरदार बचिंत सिंह जी बार बार आपसे आग्रह करते रहे। सरदार बहादुर जी उनका बहुत आदर करते थे। उनका बार बार का आग्रह आप ना टाल सके और गद्दी नशीनी के 6-7 महीने बाद आप हुजूर महाराज जी की कोठी में आ गए। लेकिन यहां भी आपने हुजूर के खास कमरों को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पीछे की ओर के एक छोटे कमरे में रहे। आप कभी उस कुर्सी पर नहीं बैठे जिस पर हुजूर तशरीफ रखते थे, बल्कि लोगों को वक्त देते समय कुर्सी के पास जमीन पर बैठ जाते थे। हुजूर के पलंग, गद्दे, सोफे आदि पर कभी नहीं बैठे। जिस पायदान पर हुजूर पैर रखते थे
उस पर कभी पांव नहीं रखा। यहां तक कि मोटर में जिस ओर हुजूर हमेशा विराजते थे उस ओर कभी नहीं बैठे। अक्टूबर 1951 में जब सरदार बहादुर महाराज जी बहुत कमजोर हो गए और सत्संग में नहीं जा पाते थे, तो भाई शादी ने आपसे विनती की कि आप भी हुजूर महाराज जी की तरह ऊपर से ही संगत को दर्शन बख्शें। परंतु आपने उस खिड़की से दर्शन देना स्वीकार ना किया। आपने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हुजूर महाराज जी तो शहंशाह थे, मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूं। अंतिम दिनों में जब आप बीमार थे तब का जिक्र है। आप अपनी डाक अपने हाथ से खोलते थे। प्रतिदिन काफी पत्र आते थे। भाई शादी ने देखा कि आपको कमजोरी बहुत है और इतनी चिट्ठियां हाथ से खोलने में शायद तकलीफ होती होगी। यह सोचकर भाई शादी हुजूर बड़े महाराज जी की मेज पर से एक सुंदर पेपर कटर यानी कागज काटने का चाकू ले आए और आपको पेश किया। आपने उसे हाथ में लिया, अपनी पढ़ने की ऐनक पहनी और कुछ क्षण बड़े भाव के साथ देखते रहे। फिर बड़े प्यार के साथ उसे मस्तक से लगाया और शादी को देते हुए फरमाया, भाई इसे वापस सरकार की मेज पर रखाओ। एक बार सरदार बहादुर जी महाराज के पास दफ्तर में एक सेवादार आया और अर्ज की, महाराज जी मुझे न्याय चाहिए। आपने मुस्कुराकर फरमाया, यहां न्याय नहीं मिलता। इस पर उस सेवादार ने कहा, हुजूर मैं पूरा झगड़ा आपको बता चुका हूं, अब आपसे न्याय चाहता हूं। महाराज जी ने फिर कहा, मैं तो कह चुका हूं यहां न्याय नहीं मिल सकता। उनके ये वचन सुनकर वह सेवादार हैरान हो गया। बोला, सच्चे पातशाह यहां न्याय नहीं मिलेगा तो और कहां मिलेगा। सरदार बहादुर जी महाराज ने बड़ी मिठास के साथ जवाब दिया, भाई हुजूर महाराज जी के दरबार में दया मिलती है, न्याय तो काल की दुनिया में मिलेगा। इन थोड़े से शब्दों में आपने बहुत गहरी बात समझा दी। और सच भी यही है कि अपने 45 वर्षों के समय में हुजूर महाराज जी ने भी कभी किसी के झगड़े को सुनकर उस पर जज के रूप में फैसला नहीं दिया। प्रेम प्यार से समझाया, झगड़ा निपटाने के सुझाव दिए और दया मेहर करके मदद की। दया मेहर की यही रीति सरदार बहादुर जी महाराज चलाते रहे और आज भी चल रही है। सरदार बहादुर महाराज जी बहुत हंसमुख थे तथा मौका पाने पर हंसी मजाक करने से ना चूकते, परंतु उस हंसी मजाक के साथ प्यार और मिठास अवश्य होती थी। आपकी हंसी भरी कई बातें सत्संगी अब भी सुनाते हैं। एक बार एक सत्संगी ने आपसे अर्ज की, महाराज जी जब मैं भजन में बैठता हूं तो मेरा घुटनों तक सिमटाव हो जाता है, लेकिन अंदर दिखाई कुछ नहीं देता। सरदार बहादुर जी ने कहा, भाई मालिक ने थोड़ी सी गलती की है, उसने आंखें बड़ी दूर जाकर लगा दी हैं, अगर घुटनों पर लगाई होती तो सब कुछ दिख जाता। फिर आपने उसे प्यार से समझाया कि अभ्यास में और एकाग्रता प्राप्त करके तवज्जो को आंखों के पीछे ले आओ। जब यहां आओगे तो शब्द भी सुनाई देगा और अंदर दृश्य भी दिखाई देंगे। सरदार बहादुर जी महाराज एक दिन दफ्तर के बरामदे में बैठे थे। पास में सेक्रेटरी राय साहब मुंशीराम तथा कुछ और सज्जन बैठे हुए थे। कुएं के सामने से एक पति पत्नी बड़े खुश हंसते हुए आ रहे थे। हुजूर ने मुंशीराम जी से कहा, देखिए राय साहब, ये दोनों कितने खुश खुश चले आ रहे हैं, पर मेरे पास आते ही रोने लगेंगे। यही हुआ। जब वे दोनों सरदार बहादुर महाराज जी के पास आए तो माथा टेका और रोने लगे। आपने फरमाया, भाई मुझ में कोई नुक्स होगा कि मुझे देखकर रोने लगे हो, वहां तो हंस रहे थे। यह सुनकर वे लज्जित होकर चुप हो गए। फिर सरदार बहादुर जी ने बड़े गौर के साथ उनकी बात सुनी और उन्हें तसल्ली दी।
एक बार सत्संग में दरबारी दास जी शब्द पढ़ रहे थे, चक्खड़ चागी मी वरसै भी गुर देखण जाई, कि अगर आंधी तूफान और जोर की बारिश हो तो भी गुरु के दर्शन को अवश्य जाऊंगा। संगत भी साथ साथ बड़ी मग्न होकर शब्द पढ़ रही थी। बारिश के दिन थे। एकाएक बरसात होने लगी। संगत जल्दी से उठकर बरामदों में जाकर खड़ी हो गई। सरदार बहादुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 मिनट पहले तो गुरु के प्यार की इतनी बातें कर रहे थे, अब 2 बूंद पानी आया तो सब भाग गए। जुलाई के दिनों में भंडारे से कुछ दिन पहले एक शाम को सत्संग हो रहा था। एकाएक बारिश आ गई। कुछ लोगों ने छतरियां तान लीं और कुछ उठकर बरामदों की ओर भागने लगे। सरदार बहादुर जी महाराज ने फरमाया, इतने दिन गर्मी गर्मी कहकर पानी मांगते रहे, अब मालिक ने पानी दिया तो भागने लगे। आप उसी प्रकार सत्संग फरमाते रहे। लोगों ने छाते बंद कर दिए और बरामदों से वापस आ गए। सरदार बहादुर जी तथा सारी संगत भीग गई, लेकिन सत्संग चलता रहा। जब सत्संग समाप्त करके उठने लगे तो आपने मिठास के साथ कहा, अंदर जाने के लिए भी इतने ही हठ की जरूरत है। एक प्रतिष्ठित घराने की महिला एक बार आपके लिए एक कीमती रेशमी रजाई और मखमल का गद्दा लेकर आई। उसने अर्ज की, हुजूर बड़े महाराज जी ने भजन में मुझे हुक्म दिया है कि आपके लिए रजाई और गद्दा लाऊं। सरदार बहादुर जी महाराज ने हंसकर फरमाया, बीबी जी, महाराज जी ने मुझसे भी कहा था कि रजाई और गद्दा लाएगी, लेकिन इन चीजों को ना लेना। फिर आपने प्यार के साथ समझाते हुए कहा, मैं तो खद्दर की रजाई और खद्दर के बिस्तरे इस्तेमाल करता हूं, ये रेशमी चीजें मेरे किस काम की। सरदार बहादुर जी महाराज का सत्संग सरल, सीधा तथा क्रमबद्ध होता था। आप आमतौर पर 45 मिनट से ज्यादा सत्संग नहीं फरमाते थे। आप कहते थे कि लोग 40-45 मिनट से ज्यादा देर तक एकाग्र होकर बात नहीं सुन सकते। इसलिए अधिक समय तक तकरीर यानी सत्संग करने से क्या फायदा। आपकी वाणी मिठास भरी थी, किंतु व्याख्या तर्कसंगत और साफ होती थी। बगैर किसी लाग लपेट के स्पष्ट बात करते थे, परंतु कभी किसी मत या धर्म की आलोचना नहीं करते थे। सेहत ठीक ना होने के बावजूद आप सत्संग के लिए डेरे से बाहर दौरों पर जाते रहते थे। कांगड़ा जिले के पहाड़ी इलाकों में आपने कई दौरे किए। दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, फगवाड़ा आदि शहरों में पाकिस्तान से आए सत्संगी बसने लगे थे। सरदार बहादुर महाराज जी जगह जगह सत्संग करते और संगत से मिलकर उनको तसल्ली देते थे। आप स्वभाव से अनुशासन प्रिय थे। फौजी सत्संगियों से मिलकर बहुत प्रसन्न होते थे। भारत के विभाजन के बाद ब्यास तथा पास के स्थानों में सेनाएं आती जाती रहती थीं। कई बार ऐसे फौजी भी आपके दर्शन करने के लिए आते जो सत्संगी नहीं थे। वे जब भी आते, सरदार बहादुर जी उनसे बड़े प्रेम से मिलते। एक बार किसी सत्संगी ने आपसे पूछा कि आप फौजी सत्संगियों की इतनी इज्जत क्यों करते हैं। आपने उत्तर दिया कि बाबाजी महाराज और हुजूर महाराज जी ने जिस महकमे में बरसों सेवा करके हक हलाल की रोजी कमाई, उस महकमे के लोगों को भला इज्जत की नजर से क्यों ना देखा जाए। फिर आपने फरमाया कि इनमें अनुशासन और ड्यूटी की पाबंदी का भाव होता है। एक बार पाकिस्तान से हिंदुस्तान के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए और दोनों देशों की सेनाएं सीमाओं पर तैनात की जाने लगीं। लोग घबराकर सीमा के पास के शहरों को छोड़कर जाने लगे। डेरे में भी कुछ लोगों को ख्याल आया कि यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। उन्होंने सरदार बहादुर जी महाराज से पूछा कि क्या लड़ाई होगी। अगर लड़ाई हो तो हम लोग किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चले जाएं।
आपने मुस्कुराकर जवाब फरमाया, भाई, ये बातें तो किसी ज्योतिषी से पूछो। मैं तो इतना ही जानता हूं कि अगर आसपास के और डेरे के सब लोग अपने घरों को छोड़ जाएं तो फिर भी मैं यहीं कायम रहूंगा, क्योंकि सच्ची सरकार ने मुझे यहीं रहने का हुक्म दिया है। ध्यान दें कि सरदार बहादुर जी महाराज हुजूर महाराज सावन सिंह जी का जिक्र सच्ची सरकार कहकर किया करते थे। आप कभी अपने सतगुरु हुजूर महाराज सावन सिंह जी का नाम नहीं लेते थे। कभी कोई पत्र या लेख पढ़ते और अगर उसमें हुजूर महाराज जी का नाम आता तो आप रुक जाते और बड़े मीठे स्वर में कहते, आगे सच्ची सरकार का नाम है, और फिर आगे पढ़ना शुरू कर देते। सरदार बहादुर जी महाराज की सेहत जुलाई 1951 से गिरने लगी, परंतु आपने सत्संग, नामदान तथा डेरे की व्यवस्था का कार्य बदस्तूर जारी रखा। जुलाई में आपने कालू की बड़ का दौरा रखा। कमजोरी की वजह से आप स्टेशन वैगन यानी मोटर में लेटे हुए सफर कर रहे थे। जब तपती दोपहर को होशियारपुर से गुजर रहे थे तो देखा कि संगत ने पहले से सूचना दिए बगैर सत्संग का प्रबंध कर रखा था। संगत के आग्रह को आप टाल न सके और सख्त गर्मी में भी वहां सत्संग किया। आगे जाने पर गगरेट में भी इसी प्रकार सत्संग करना पड़ा। कालू की बड़ में सुबह शाम सत्संग करने और नाम देने के बाद आप 23 जुलाई 1951 को डेरे तशरीफ ले आए। आपकी तबीयत में कोई सुधार न हुआ और कमजोरी बढ़ती गई। जुलाई और अगस्त के महीनों में आपने अपना रोज का कार्यक्रम सदा की तरह जारी रखा। उन दिनों आसपास के सैनिक शिविरों से सत्संगी और गैर सत्संगी सैनिक आपके दर्शन के लिए आते रहते थे। कभी कभी वे संतमत के बारे में सवाल करते और सरदार बहादुर जी महाराज उनको 2-2, 3-3 घंटे का समय देते रहते, जिसमें कई बार आप उनके लिए सत्संग भी करते। अगर उनमें से कुछ फौजी नामदान के लिए विनती करते तो आप अपनी सुविधा और सेहत का ख्याल ना करके उन्हें उसी समय नाम देने लगते। कभी कभी इस पूरे कार्य में दिन के 3:30 बज जाते। 5 बजे से फिर सत्संग होता और आप उसमें तशरीफ ले जाते। उन्हीं दिनों पंजाब के गांवों में मुरब्बाबंदी का कार्य चल रहा था। उस सिलसिले में तहसीलदार तथा गांववासी आपके पास आते। सरदार बहादुर महाराज जी उनसे मुरब्बाबंदी के बारे में काफी देर तक चर्चा करते रहते और जब उनमें से कोई सज्जन परमार्थ संबंधी प्रश्न कर बैठता तो आप परमार्थ की चर्चा भी तब तक करते रहते जब तक कि उनको तसल्ली न हो जाती। परंतु आपकी सेहत दिन पर दिन और खराब होती गई। कुछ पुराने सत्संगी आपको आराम करने को कहते और सत्संग तथा दूसरे प्रबंध का कार्य कम करने का अनुरोध करते, लेकिन आपका कार्यक्रम वैसा ही चलता रहता। एक पुराने सत्संगी ने एक दिन अर्ज की, हुजूर से मुलाकात के लिए फौजी तथा दूसरे सत्संगी दिन में किसी भी वक्त चले आते हैं और हुजूर को आराम में तकलीफ होती है। सरदार बहादुर जी महाराज ने बड़े भावुक होकर फरमाया, मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं हुजूर महाराज जी की लाडली संगत को उतना प्यार नहीं दे सका जितना हुजूर बख्शते थे। सितंबर 1951 के अंतिम सप्ताह तक कमजोरी बहुत बढ़ गई। सब चिंतित हो उठे। सरदार बहादुर जी के सुपुत्र श्री जसवंत सिंह जी ने कश्मीर से डॉक्टर बलवंत सिंह को बुलाया। डॉक्टर बलवंत सिंह वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, सत्संगी थे और आपका इलाज पहले भी कर चुके थे, परंतु सेहत में कुछ सुधार न हुआ। 20 सितंबर के बाद स्वास्थ्य इतना कमजोर हो गया कि सरदार बहादुर जी महाराज सत्संग भी नहीं कर पाते थे और न ही डॉक्टर ऐसा करने की इजाजत देते थे। 30 सितंबर को सरदार बहादुर जी ने सत्संग करने का निश्चय किया। डॉक्टर बलवंत सिंह और डॉक्टर दीवान चंद ने आपको कोठी से नीचे उतरने तक के लिए मना किया, परंतु आपने जवाब दिया कि मुझे सत्संग में जरूर जाना है। इस पर डॉक्टरों ने
कुर्सी पर नीचे उतरने और कुर्सी पर बैठकर ही वापस ऊपर आने की राय दी। लेकिन आप पंडित लालचंद जी का सहारा लेकर खुद नीचे उतरे और मोटर में बैठकर सत्संग घर तशरीफ ले गए। सत्संग में आपने स्वामी जी महाराज का शब्द सतगुरु सरन गहो मेरे प्यारे, करम जगात चुकाए लिया और आधा घंटा बड़ी स्पष्ट आवाज में व्याख्या की। सत्संग के बाद आप वापस कोठी में खुद सीढ़ियां चढ़कर गए। दोनों डॉक्टर घबरा रहे थे, परंतु सत्संग के बाद जब जांच की तो पाया कि हृदय और नाड़ी की गति ठीक है तथा सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ है। यह सरदार बहादुर जी महाराज का अंतिम सत्संग था। चोला छोड़ने से करीब 6 महीने पहले सरदार बहादुर जी महाराज के हुक्म से राय साहब मुंशी राम ने बैंक के खातों के खाली फॉर्म सरदार चरण सिंह जी के पास सिरसा भेजे। साथ में 2-3 पंक्तियों का संदेश था कि सरदार बहादुर जी का हुक्म है, इन खाली कागजों पर अपने दस्तखत करके भेज दें। दस्तखत क्यों चाहिए, इसके बारे में कोई जिक्र न किया। सरदार चरण सिंह जी ने हुक्म की तामील करते हुए दस्तखत करके फॉर्म लौटा दिए। फॉर्म आने पर सरदार बहादुर जी महाराज ने बैंकों में डेरे के सब खातों में, जो कि आपके नाम थे, सरदार चरण सिंह जी का नाम जोड़ दिया ताकि दोनों में कोई भी एक अथवा उत्तरजीवी उन्हें चला सके। सितंबर 1951 में सरदार चरण सिंह जी को चुनाव में खड़े होने के लिए कांग्रेस की ओर से टिकट पेश किया जा रहा था। आप अपने पिता सरदार हरबंस सिंह जी तथा तायाजी सरदार बचिंद सिंह जी के साथ डेरे तशरीफ लाए। आपके पिताजी ने सरदार बहादुर जी महाराज से अर्ज की, हुजूर, चरण सिंह चुनाव में खड़े होना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता इनको टिकट देना चाहते हैं। अगर इजाजत हो तो टिकट मंजूर करके चुनाव लड़ें। यह सुनकर सरदार बहादुर जी महाराज एकदम उठकर बैठ गए और नाराजगी भरे शब्दों में सरदार चरण सिंह जी से बोले, नहीं, हरगिज नहीं, यह लाइन तुम्हारे लिए नहीं है। छोड़ो इस ख्याल को। तुम देखो अभी हुजूर महाराज जी की क्या मौज है। इस पर सरदार चरण सिंह जी ने हुक्म के आगे सिर झुका लिया और चुनाव में खड़े होने से इनकार कर दिया। जब आप कमरे से चले गए तो भाई शादी ने सरदार बहादुर जी महाराज से अर्ज की, हुजूर, क्या हर्ज था अगर सरदार चरण सिंह जी चुनाव लड़ते? उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है और वह जीत भी जाएंगे। आपने उन्हें बड़े सख्त लफ्ज कहकर मना कर दिया। इस पर सरदार बहादुर जी महाराज ने फरमाया, मैं ना कहूंगा तो और कौन कहेगा? फिर कुछ देर खामोश रहकर मिठास के साथ बोले, भाई शादी, हुजूर महाराज जी को इनसे बहुत काम लेना है। जुलाई 1951 के अंतिम सप्ताह से कुछ पुराने सत्संगियों को पता लग गया था कि सरदार बहादुर जी महाराज की सेहत चिंताजनक है। वे आपसे अपने जानशीन का नाम बताने तथा वसीयत बनाने के लिए अर्ज करने लगे। आप जवाब में फरमाते, फिक्र ना करें, वक्त आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। जैसे जैसे सेहत कमजोर होती गई, लोगों में आपके जानशीन का नाम जानने की चिंता बढ़ने लगी। सितंबर में कुछ लोगों ने लंबरदार जगत सिंह को आपकी सेवा में इसी सवाल को लेकर भेजा। सरदार बहादुर जी महाराज ने स्पष्ट उत्तर दिया, मैं पक्का बंदोबस्त करके जाऊंगा, बेखबर नहीं जाऊंगा। कुछ दिन बाद 1-2 पुराने सत्संगियों ने फिर बीबी रली से यही बात कहलवाई और वही जवाब मिला। अक्टूबर के आरंभ में उन्हीं लोगों ने भाई सुरैन सिंह जी को उनके गांव से बुलवाया। भाई सुरैन सिंह जी बाबा जी महाराज के सत्संगी थे और वर्षों तक हुजूर बड़े महाराज जी के पाठी भी रह चुके थे। भाई सुरैन सिंह जी ने अर्ज की, हुजूर, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, कुछ अपने बाद का इंतजाम कर लें। सरदार बहादुर जी ने उत्तर दिया, भाई साहब, इन लोगों ने आपको यूं ही तकलीफ दी है। मैंने इनसे कह दिया है कि पक्का
और बहुत अच्छा इंतजाम करके जाऊंगा। 14 अक्टूबर 1951 को एक अमेरिकन जिज्ञासु मिस्टर जेरी एफ सेफिन्स श्री ब्रजलाल कपूर के साथ डेरे आए। मिस्टर सेफिन्स अमेरिकन दूतावास के बंबई ऑफिस में एक उच्च अधिकारी थे। उस दिन सरदार बहादुर जी कफ की वजह से बातचीत करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, इसलिए मिस्टर सेफिन्स से कोई बातचीत ना हो सकी। लेकिन सेफिन्स साहब के दिल में नाम प्राप्त करने की बड़ी तड़प थी। अधिक रुक भी ना सकते थे क्योंकि उन्हें कुछ दिनों में वापस अमेरिका जाना था। दोपहर को प्रोफेसर जगमोहन लाल जी उनसे मिलने गए तो उन्होंने बताया कि वह नाम लेना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब ने महाराज जी की सेहत को देखते हुए सेफिन्स साहब को कोई आशा नहीं बधाई और ना इस बात का जिक्र सरदार बहादुर जी से किया। दूसरे दिन 15 अक्टूबर को भी सरदार बहादुर जी महाराज की सेहत वैसी ही थी, परंतु शाम को आपने मिस्टर सेफिन्स को बुलाया और उन्हें नाम दिया। नामदान के समय हुजूर की आवाज बिल्कुल स्पष्ट और हमेशा जैसी थी। यह सरदार बहादुर जी महाराज का अंतिम नामदान था। 16 अक्टूबर की सुबह मिस्टर सेफिन्स वापस चले गए। श्री रामनाथ मेहता दिल्ली वाले सरदार बहादुर जी महाराज का यह वृत्तांत सुनाते हैं कि अक्टूबर 1951 के दूसरे सप्ताह में रामनाथ मेहता डेरे आए हुए थे। दिल्ली में एक पुराने सत्संगी ने किसी के प्रभाव में आकर सरदार बहादुर जी के विरुद्ध कुछ प्रचार शुरू कर दिया। उस सत्संगी ने रामनाथ मेहता से भी ऐसी बातें कहीं जिनमें सरदार बहादुर जी महाराज की ईमानदारी पर आरोप था। सूर्य पर कीचड़ उछालने की इस ओछी हरकत पर श्री मेहता ने पहले तो ध्यान ना दिया, परंतु जब कुछ और सत्संगियों ने आकर उनसे कहा कि फलां पुराना सत्संगी डेरे तथा सरदार बहादुर जी महाराज के विरुद्ध प्रचार कर रहा है, तो मेहता साहब ने सरदार बहादुर जी महाराज से इसका जिक्र करने का निर्णय किया। अक्टूबर 1951 में सरदार बहादुर जी महाराज की सेहत खराब थी और आप इस संसार को छोड़ने का निश्चय कर चुके थे। वापस दिल्ली जाने से पहले मेहता साहब जब सरदार बहादुर महाराज जी को माथा टेकने गए तो उन्होंने अर्ज की कि फलां सत्संगी हुजूर पर यह आरोप लगाता है। हुजूर ने रामनाथ जी को अपने पलंग के पास बिठाया और बड़े मधुर शब्दों में फरमाया, उससे कहना कि ऐसी बातों से उन्हें फायदा नहीं होगा। कुछ देर मौन रहकर आपने फिर फरमाया, यह बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरा अंतिम समय है, इसलिए कहने में कोई हर्ज नहीं है। यह जो सफेद निर्मल दाढ़ी मुझे मेरे सतगुरु सच्ची सरकार ने बख्शी है, इसे वैसी ही बेदाग उनके चरणों में सौंप रहा हूं। यह सरदार बहादुर जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने से करीब 10 दिन पहले की बात है। 20 अक्टूबर को फिर कुछ बुजुर्ग सत्संगियों ने आपसे अपने जानशीन का नाम जानने की कोशिश की। आपने स्पष्ट उत्तर दिया, घबराओ नहीं, जाने से पहले सब कुछ बताकर जाऊंगा। 21 अक्टूबर की सुबह डॉक्टर बलवंत सिंह और डॉक्टर दीवान चंद ने आपका मुआयना किया और डॉक्टर बलवंत सिंह ने कहा, आपकी हालत बेहद नाजुक है और कहा नहीं जा सकता कि अगले कुछ घंटों में क्या हो। आपको चाहिए कि अपना जानशीन मुकर्रर कर दें। इस पर सरदार बहादुर जी महाराज ने तनिक मुस्कुराते हुए फरमाया, डॉक्टर, आप समझते हैं कि मैं घड़ी पल का मेहमान हूं, लेकिन आप यकीन रखें, मैं आज की रात इस दुनिया में रहूंगा। शाम को सरदार बहादुर जी महाराज का ध्यान अंतर में लगा हुआ था। शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वड़ाइच गांव के सत्संगी चन्नन सिंह और फौजा सिंह जी रोज शाम को दर्शन के लिए आते थे। वे जब आए और आपकी हालत देखी तो रोने लगे। सरदार बहादुर जी महाराज ने आंखें खोलीं और बड़े प्यार के साथ साफ आवाज में कहा, भाई जाओ, बेफिक्र होकर सो जाओ,
मैं आज नहीं जा रहा। 22 अक्टूबर 1951 की सुबह जब डॉक्टर रोज की तरह जांच करके चले गए तो सरदार बहादुर जी महाराज ने करीब 8 बजे उन्हें फिर बुलाया और फरमाया, डॉक्टर साहब, आज जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। फिर आपने हुक्म फरमाया, जज साहब यानी राय साहब मुंशीराम, जो रिटायर होकर आने से पहले सेशन जज थे, से बोलो कि सरदार चरण सिंह, सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह गरेवाल सिकंदरपुर को तार देकर बुलवा लो और उनके हक में वसीयतनामा लिख कर लाओ। सरदार बहादुर जी महाराज के ये वचन सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। स्पष्ट था कि आपने आज इस नश्वर संसार को छोड़ने का निर्णय कर लिया था। फिर सरदार बहादुर जी महाराज ने गांधीराम को हुक्म दिया कि जज साहब को बुलाओ। सरदार बचिंत सिंह जी रोज सुबह आकर माथा टेक कर चले जाते थे। 22 अक्टूबर को भी आप रोज की तरह आकर जा चुके थे। कुछ ही क्षणों में वसीयत बनाने के निर्णय की बात डेरे में फैल गई। जब यह बात सरदार बचिंत सिंह जी के पास पहुंची तो आप दोबारा जल्दी से सरदार बहादुर जी महाराज के पास आए और भीगी आंखों के साथ हाथ जोड़कर विनती की, हुजूर, महाराज जी हम लोगों को आपके सुपुर्द कर गए हैं। आप जल्दी ना करें, तंदुरुस्त होकर हमारी संभाल करते रहें। चरण सिंह अभी बच्चे हैं, आप गद्दी किसी अभ्यासी बुजुर्ग को देवें। सरदार बहादुर जी ने हाथ उठाकर बड़ी दृढ़ आवाज में कहा, भाई साहब, जो कुछ मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि महाराज जी और बाबा जी के हुक्म से कर रहा हूं। इसी समय राय साहब मुंशीराम जी आ गए। सरदार बहादुर जी महाराज ने हुक्म फरमाया, वसीयत तैयार करके लाओ। राय साहब ने पूछा कि किसके हक में? तो हुजूर ने उत्तर दिया, सरदार चरण सिंह के नाम। फिर आपने राय साहब से कहा कि सरदार चरण सिंह जी को सिकंदरपुर तार देकर बुलवा लो। वसीयत बनाने के संबंध में राय साहब मुंशीराम जी की डायरी से 22 अक्टूबर 1951 के दिन का लिखित ब्यौरा यहां कहा जा रहा है। 22 अक्टूबर 1951। उस दिन सुबह के 8 बजे अभी मैं स्नान के लिए कपड़े उतार ही रहा था कि श्री गांधी या मनोहर लाल हुजूरी सेवादार मेरे पास आए कि जल्दी चलो, हुजूर याद कर रहे हैं। मैं कपड़े पहनकर भागा गया तो हुजूर बाहर के कमरे में चारपाई पर लेटे हुए थे। आपने फरमाया कि वसीयत तैयार करके लाओ। मैंने पूछा, किसके हक में? उन्होंने कहा कि सरदार चरण सिंह के हक में। मैंने कुछ और नहीं पूछा, क्योंकि मुझे मालूम था कि हुजूर अपने सब परमार्थी हिसाब किताब सरदार चरण सिंह गरेवाल, सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह के नाम पहले से ही मेरे द्वारा करवा चुके थे। मैं अपने कमरे में वसीयतनामा लिखने लगा कि एक आदमी आया कि जल्दी लाओ। मैंने कहा कि अभी तैयार नहीं हुआ। फिर दूसरा आया तो जो कुछ समझ में आया मैं लिखकर जल्दी जल्दी ले गया। ऐसी बात नहीं थी कि जैसे कोई जल्दी इस संसार से जाने वाला हो। वहां श्री दरियाई लाल, सरदार गुरदयाल सिंह, जो कि सरदार भगत सिंह जी के पुत्र तथा सरदार बहादुर जी महाराज के भतीजे थे, डॉक्टर बलवंत सिंह, सरदार बचिंत सिंह, पंडित लालचंद आदि मौजूद थे। मैंने पहले वसीयतनामे पर डॉक्टर साहब से तस्दीक यानी प्रमाणित करवाया कि हुजूर अपने पूरे होश व हवास में हैं। बाद में सब हाजरीन यानी मौजूद के रूबरू यानी सम्मुख वसीयतनामा हर्फ बहर्फ यानी अक्षरशः पढ़कर सबको व हुजूर सरदार बहादुर साहब को सुनाया। बाद में उनके सामने रखा तो उन्होंने ऐनक मांगी और ऐनक लगाकर सारा मजमून हर्फ बहर्फ शुरू से आखिर तक गौर से पढ़ा और अपने दस्तखत सब हाजरीन के सामने किए। फिर हाजरीन यानी मौजूद ने दस्तखत किए
और मैं वसीयतनामा पूरा करके वापस ले आया। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी का वसीयतनामा यहां कहा जा रहा है। मैं सरदार बहादुर जगत सिंह, आत्मज सरदार भोला सिंह, जाति जाट सिख, गद्दीनशीन डेरा बाबा जैमल सिंह, तहसील व जिला अमृतसर का हूं। मैं आजकल सख्त बीमार हूं। जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए अपने पूरे होशो हवास में अपनी इच्छा व मर्जी से यह वसीयत करता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, डेरा बाबा जैमल सिंह व इससे संबंधित कुल संपत्ति का पूरा स्वामी रहूंगा, और मेरे बाद सरदार चरण सिंह गरेवाल, सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह गरेवाल, जाति जाट सिख, निवासी सिकंदरपुर, तहसील सिरसा, जिला हिसार, डेरा बाबा जैमल सिंह में गद्दी नशीन होंगे, और कुल संपत्ति चल व अचल, नकदी, बैंकों में जमा धनराशि और सभी सत्संग घर जो डेरा बाबा जैमल सिंह से संबंधित हैं या थे, इन सब के मेरे और दिवंगत बाबा सावन सिंह जी के समान ही पूरे स्वामी होंगे। इस वसीयत का कोई प्रभाव मेरी निजी व पैतृक संपत्ति पर नहीं होगा, इसलिए यह वसीयतनामा लिख दिया ताकि सनद रहे। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरी तरह सरदार चरण सिंह सत्संग भी करेंगे और नाम भी देंगे। हस्ताक्षर जगत सिंह, 22/10/1951। लिखने वाला हस्ताक्षर मुंशीराम, सेक्रेटरी डेरा, 22/10/1951। मैं प्रमाणित करता हूं कि वसीयतकर्ता सरदार बहादुर जगत सिंह पिछले 1 महीने से मेरे इलाज में रहे हैं और अब भी मेरे इलाज में हैं, और वह इस समय अपने पूरे होशो हवास में हैं। हस्ताक्षर बलवंत सिंह, FRCS, रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर, कश्मीर। तारीख 22 अक्टूबर 1951। गवाह हस्ताक्षर दरियाई लाल कपूर, भूतपूर्व अर्थ सचिव, कपूरथला राज्य। वर्तमान निवास डेरा में, 22/10/1951। गवाह हस्ताक्षर लालचंद धर्मानी, PAS, कृषि रसायन शास्त्री, पंजाब। अभी छुट्टी पर डेरे में। हस्ताक्षर गुरदयाल सिंह, नोटरी पब्लिक, जालंधर, 22/10/1951। हस्ताक्षर बचिंत सिंह गरेवाल, 22/10/51। पंडित लालचंद जी बताते हैं कि वसीयत बना देने के बाद जब सब लोग चले गए, उस वक्त सरदार बहादुर जी के चेहरे पर बहुत खुशी थी। आपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, शुक्र है, हुजूर की अमानत हुजूर के पास चली गई। वसीयतनामा 22 अक्टूबर से पहले ना बनाने और इतने दिन अपने जानशीन का नाम न प्रकट करने में भी सरदार बहादुर महाराज जी की कुछ मौज ही थी। आप जानते थे कि आपके जानशीन सरदार चरण सिंह जी गद्दी लेना कभी स्वीकार नहीं करेंगे और आपसे अपना निर्णय वापस लेने की विनती करेंगे। साथ ही यह भी संभव था कि 35 वर्ष की आयु में आप पर इस भारी जिम्मेदारी के बोझ को आता देखकर आपके माता पिता का मन डामाडोल हो जाता। आगे के वृत्तांत से स्पष्ट हो जाएगा कि इन संभावनाओं को ध्यान में रखकर सरदार बहादुर महाराज जी ने पूरा कार्य किस सुनियोजित तथा सरल ढंग से किया। 21 अक्टूबर की सुबह आपने सरदार हरबंस सिंह जी को, जो उन दिनों डेरे में थे, बुलाया और फरमाया, मेरी तबीयत अब ठीक है, आप आज सिकंदरपुर चले जाएं, वहां आपकी जरूरत है। इसलिए आज्ञानुसार सरदार हरबंस सिंह जी उसी वक्त सिकंदरपुर के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले जब सरदार बहादुर जी के पास माथा टेकने आए तो हुजूर ने सरदार चरण सिंह जी के लिए यह संदेश दिया, उनसे कहना कि बिल्कुल ना घबराएं,
मैंने चुनाव के बारे में जो कुछ कहा है उनके फायदे के लिए कहा है और महाराज जी के हुक्म से कहा है। देखें कि महाराज जी की क्या मौज है और महाराज जी क्या करते हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूं। उसी दिन शाम को सरदार बहादुर जी महाराज ने सरदार चरण सिंह जी की माताजी बीबी श्याम कौर से कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, आप कल सुबह मोगा चली जाओ। ध्यान दें कि मोगा माता श्याम कौर जी का पीहर है। आज्ञा के अनुसार आप 22 अक्टूबर की सुबह 6 बजे मोगा के लिए रवाना हो गईं। इस प्रकार सरदार बहादुर जी ने अपनी वसीयत बनाने से पहले अपने जानशीन के माता पिता को डेरे से भेज दिया ताकि वे आपसे अपना फैसला बदलने के लिए अर्ज ना करें। सरदार बहादुर जी महाराज ने वसीयत लिखने के बाद सरदार चरण सिंह जी को 22 अक्टूबर की सुबह तार देकर बुलवाया, जो उन्हें सिरसा में दोपहर के बाद करीब 3-4 बजे मिला। आप तुरंत अपने पिताजी के साथ रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में मोटर खराब होने की वजह से दूसरे दिन उस वक्त डेरे में पहुंचे जब सरदार बहादुर जी महाराज का अंतिम संस्कार हो रहा था। इस विषय में राय साहब मुंशी राम जी की डायरी में से कुछ अंश देना चाहूंगा, जिसमें वह लिखते हैं कि महाराज चरण सिंह जी के देर से पहुंचने में भी कुछ मालिक की मौज ही थी, क्योंकि अगर सरदार चरण सिंह जी सरदार बहादुर साहब के जीते जी उनके सामने आते और वह उनको गद्दी संभालने को कहते तो संभव था कि सरदार चरण सिंह जी साफ साफ इनकार ही कर देते, जैसा कि उनसे पहले सरदार बहादुर जी महाराज सावन सिंह जी को इनकार ही करते रहे। हुजूर महाराज सावन सिंह जी को जब 1903 में गद्दी मिली तो बीबी रुक्को ने मुझे बताया कि गद्दी नशीनी के वक्त हुजूर महाराज जी की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। 22 अक्टूबर की दोपहर को सरदार बहादुर जी महाराज ने बीबी रली और पंडित लालचंद जी को हुक्म दिया, मेरे चोला छोड़ने के बाद मेरे शरीर को ज्यादा देर ना रखना, किसी रिश्तेदार या सत्संगी के आने का इंतजार ना करना, शरीर को स्नान मत करवाना, उस पर कोई रेशमी, ऊनी या कीमती वस्त्र ना डालना, संस्कार दरिया के किनारे करना और उसी वक्त फूल दरिया में बहा देना ताकि उस जगह का निशान भी ना रहे। ये वचन सुनकर बीबी रली बोली कि यदि हुजूर डेरे के प्रमुख सत्संगियों को बुलाकर ये हुक्म फरमा दें तो बेहतर होगा। इस पर सरदार बहादुर जी महाराज ने सरदार बचिंत सिंह, बाबू गुलाब सिंह तथा डेरे के दूसरे प्रमुख सत्संगियों को बुलवाया, जिनमें लंबरदार जगत सिंह और चौकीदार जगत सिंह भी थे। उनके आने पर आपने लंबरदार जगत सिंह से कहा कि पहले भी जो उसे आपने अपने अंतिम संस्कार के बारे में हिदायतें दी थीं, उन्हें सबको सुना दें। लंबरदार जगत सिंह ने हुजूर की कुछ दिन पहले दी गई हिदायतें सुनाई, जो कि बिल्कुल वही थीं जो कुछ समय पहले हुजूर ने बीबी रली व पंडित जी को दी थीं। उन्हें सुनकर सबने अर्ज की कि हुजूर के हुक्म का बराबर पालन किया जाएगा। दोपहर को 12 बजे के करीब आपने पंडित लालचंद जी से कहा, पंडित, रोग से जर्जर इस शरीर को अब रखने में क्या फायदा है, इसे छोड़ दें। पंडित जी ने उत्तर दिया, जी यह आपकी मौज है, जब चाहें राजी हो जाएं। इस पर आपने फरमाया, छोड़ो इस ख्याल को। इसके कुछ देर बाद आपने मिस हिलगर और सांगली के राजा साहब व रानी साहिबा को दर्शन दिए और कुछ समय उनसे बात की। 3-4 बजे के करीब राय साहब मुंशी राम जी तथा कुछ और लोग आए। सरदार बहादुर जी महाराज को सांस लेने में बहुत तकलीफ थी। इस पर भी आपने इन लोगों से बातचीत की। बीबी रली ने पूछा, आगे मेरे लिए क्या हुक्म है और कहाँ रहूं? आपने जवाब दिया, डेरे में, इसी कोठी में रहो। राय साहब ने यही सवाल दोनों निजी सेवादारों गांधीराम और मनोहर लाल के लिए किया। जवाब में फरमाया,
कि ये भी डेरे में ही रहेंगे। रात को करीब 8 बजे राय साहब मुंशीराम फिर सरदार बहादुर जी के पास आए और डेरे के संबंध में कुछ बातें करते रहे। जाने से पहले बोले, हुजूर, मैंने 3 साल तक दौड़ धूप करके सारी जायदादों का प्रबंध करके अब शांति की सांस लेनी शुरू की थी कि आप जा रहे हैं। अब फिर से वही बखेड़ा शुरू होगा। आपके जानशीन बिल्कुल नए हैं। यह सुनकर सरदार बहादुर जी महाराज ने राय साहब को बड़े प्यार से समझाया कि कोई चिंता ना करना, हौसला रखना, और आप देखेंगे कि मालिक क्या क्या मौज करता है। राय साहब के जाने के बाद लंबरदार जगत सिंह आया और माथा टेक कर बैठ गया। सरदार बहादुर जी महाराज ने कहा, लंबरदार जी, जाकर सो जाओ। लंबरदार ने इस पर अर्ज की, हुजूर सच्चे पातशाह, पहला जख्म भरा नहीं था कि दूसरा हो रहा है। आप दया करो और राजी हो जाओ। सरदार बहादुर जी महाराज ने प्यार के साथ उसे समझाया और फरमाया, जो हुजूर महाराज जी की मौज है वह ठीक है। तुम मेरी बात याद रखना। आपका इशारा अंतिम संस्कार के आदेश की ओर था। 8 और 9 बजे के बीच में प्रोफेसर जगमोहन लाल तथा सरदार बहादुर जी महाराज के सुपुत्र सरदार जसवंत सिंह माथा टेकने आए। कुछ देर बैठे रहे, फिर हुजूर के हुक्म से चले गए। रात को 9 बजे हुजूर का सेवादार मनोहर दूध का गिलास लेकर आया। आपने 1 कप दूध पिया, कुल्ला किया और फिर से लेट गए। डॉक्टर हजारा सिंह जी पंडित लालचंद जी के साथ उन दिनों हुजूर की सेवा में मौजूद रहते थे। आपने उनसे मुस्कुराकर कहा, अच्छा डॉक्टर, आज सवेरे। बाद में डॉक्टर हजारा सिंह ने पंडित जी को बताया कि सरदार बहादुर जी महाराज ने उनसे कई दिन पहले कह दिया था कि इस दिन सुबह 2:30 और 3 बजे के बीच में इस नश्वर संसार को सदा के लिए छोड़ जाएंगे। साथ ही आपने अपने जानशीन सरदार चरण सिंह जी का नाम भी बता दिया था, लेकिन इन दोनों बातों को जाहिर करने के लिए मना किया हुआ था। हालांकि महाराज जी की सेहत बहुत खराब हो गई थी, कमजोरी और तकलीफ काफी थी, परंतु आपके चेहरे पर बड़ी शांति, खुशी और एक मधुर मुस्कान थी। वातावरण में एक अजीब रूहानी शांति का अनुभव होता था। करीब 9:15 बजे आपने पंडित लालचंद जी से फरमाया, मैं कुछ देर सो रहा हूं, जगाना नहीं, और अंदर ख्याल लगा लिया। रात को 11 बजे पंडित जी को आवाज दी और फरमाया, देखो अंदर गर्मी तो नहीं है। पंडित जी ने अर्ज की, हुजूर गर्मी तो है। आप बोले, कोई बात नहीं, अंदर चलो। हुजूर की आज्ञा से पलंग अंदर खिड़की के पास लगा दिया गया। फिर सरदार बहादुर जी महाराज ने डॉक्टर हजारा सिंह को बुलवाया और उनसे एनीमा यानी बस्ती देने के लिए कहा। डॉक्टर हजारा सिंह ने हुक्म की तामील की। उसके बाद आपने पंडित लालचंद जी से कहा कि गीले तौलिए से मेरे पूरे शरीर को पोंछ दो। पंडित जी ने गीले तौलिए से हुजूर के शरीर को स्पंज किया और फिर एक सूखे तौलिए से पोंछा। फिर एक नए तौलिए से सिर, मुंह और दाढ़ी को पोंछा। हुजूर ने नया कुर्ता और नई धोती पहनी। उस वक्त हुजूर बड़े प्रसन्न थे। मुस्कुराकर पंडित जी की ओर देखा और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। फिर पंडित जी और डॉक्टर हजारा सिंह से फरमाया, देखो अब मैं साफ हो गया हूं, कपड़े बदल लिए हैं। अब मेरे जाने के बाद शरीर को नहलाना नहीं और न ही कोई कपड़े बदलना। उसी समय हुजूर के सेवादार गांधीराम भी आ गए। आपने गांधीराम से कह दिया था कि जाते वक्त बगैर बताए नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ इशारा करके जाएंगे।
गांधीराम को देखकर आपने फरमाया, संतो, मैं अब सोने लगा हूं, मुझे अब जगाना नहीं। यह फरमाकर हुजूर सरदार बहादुर जी ने दाहिनी ओर करवट ले ली, दुशाला कंधे तक ले लिया। पंडित जी तथा गांधीराम को हुक्म दिया कि तुम दोनों भी सो जाओ, और फिर अपने ध्यान में लीन हो गए। हुजूर के हुक्म का पालन करते हुए दोनों पास में ही लेट गए। रात को ठीक 2:38 पर सरदार बहादुर जी महाराज ने अपने बाएं हाथ से पलंग के पास वाली खिड़की को एक बार खटखटाया। पंडित जी और गांधीराम फौरन उठकर आ गए। पंडित जी ने नाड़ी देखी तो 1-2 बार धड़ककर बंद हो गई, सांस बंद हो गए। मुख पर गहरी शांति और सौम्यता तथा होठों पर मधुर मुस्कान थी। नश्वर शरीर से आप संबंध तोड़ चुके थे। उस समय सुबह के 2:40 हुए थे। खिड़की पर खटखटाहट की आवाज सुनकर नीचे के कमरों से बीबी रली ऊपर आ गई। धीरे धीरे खबर डेरे में फैल गई और संगत ऊपर आने लगी। कुछ ही समय में दर्शन करने वालों का तांता लग गया। जब देखा कि ऊपर स्थान कम है तो सरदार बहादुर जी महाराज के पावन शरीर को नामघर के बरामदे में रखा गया। सरदार बहादुर जी महाराज के स्पष्ट आदेश के अनुसार अर्थी को बहुत सादा रखा गया। शरीर पर एक सफेद चादर डाल दी गई। दोपहर से कुछ पहले अर्थी को ब्यास नदी की ओर ले जाया गया। हुक्म का पालन करते हुए संस्कार डेरे से 2.5-3 मील दूर ब्यास नदी के बिल्कुल किनारे पर किया गया। सरदार बहादुर जी के नश्वर शरीर को आपके सुपुत्र सरदार जसवंत सिंह जी ने अग्नि दी। हुजूर ने अपने जीवन काल में आदेश दिया था कि फूल भी संस्कार के बाद उसी दिन चुन लिए जाएं और वहीं दरिया में प्रवाहित कर दिए जाएं। उसी के अनुसार संस्कार के बाद दूध मिले जल से चिता को शीतल किया गया और फूल, राख आदि सब उसी समय दरिया में प्रवाहित कर दिए गए। चिता के आसपास नाली काटकर दरिया का पानी अंदर ले लिया गया और संस्कार वाली पूरी जगह को पानी में डुबो दिया गया। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी को 25 वर्ष की आयु में हुजूर महाराज सावन सिंह जी से नामदान मिला था। नाम प्राप्त होते ही आपने अपनी रहनी ही बदल ली। सरकारी नौकरी के बाद पूरा समय भजन सिमरन में लगे रहते थे। सन 1943 में लगभग 33 वर्ष की सेवा के बाद आप 59 वर्ष की आयु में पेंशन लेकर रिटायर होकर डेरे में आए और अंतिम समय तक यहीं रहे। अप्रैल 1948 में 64 वर्ष की आयु में आपने गुरुगद्दी संभाली और 3.5 वर्ष संगत की सेवा, सत्संग तथा नाम का प्रचार करने के बाद 23 अक्टूबर 1951 को 67 वर्ष की उम्र में ज्योति जोत समाए। इस थोड़े से समय में आपने 18,111 जीवों को नामदान बख्शा।